एक बार फिर से आपका जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आने वाले एचएस प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों के बीच में करंटली जो इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी उससे रिलेटेड मैपिंग के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो पिछले कल हमने यूट्यूब पर रिलीज़ किया था और उसी के तहत जो इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके लिए जुगटा एकेडमी की तरफ से जो मेगा मॉक कंडक्ट किया जा रहा है 22 जून को, वो जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। तो इस मेगा मॉक को अवेल करने के लिए आप जो भी डिटेल एंड इंक्वायरीज आप चाहते हैं उसके लिए आप जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल जो नंबर्स है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर हम पहला स्लाइड देखेंगे तो पहले स्लाइड में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, बेसिकली इसको जो रिपोर्ट करता है, ये जो रिपोर्ट है 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको IQ एयर, एक स्विस बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके द्वारा इसको एनुअली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया का स्टेटस देखोगे तो इंडिया वॉज डिक्लेयर एज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन 2023 में इंडिया को तीसरा सबसे प्रदूषित राष्ट्र घोषित किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित राष्ट्र है, देश है, वो बांग्लादेश है। उसके बाद सेकंड वन इज़ पाकिस्तान। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, IQ एयर एक स्पेस बेस्ड कंपनी है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को एनुअली जारी किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ को भी सर्वे, मोस्ट पॉल्यूटेड 50 सिटीज़ जो है उसमें से टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज़ जो है वर्ल्ड में, उसमें से 42 अकेले इंडिया में ही है। और जो बेगूसराय बिहार में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ये जो है मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है 2023 का। उसके बाद गुवाहाटी एंड दिल्ली। तो ये आपने याद रखना है बिकॉज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो यस, हाँ, जो आपका प्रीलिम एग्जाम है उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पूछा जा सकता है। सो बेगूसराय वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, जिसके बाद जो है फॉलोड बाय गुवाहाटी एंड दिल्ली। तो यहाँ पर आपने देखना है कि रिसेंटली 2021 में जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अपना जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन है उसको रिवाइज किया, जिसके तहत 6 पॉल्यूटेंट को अब इसमें इनलिस्ट किया गया है। इसका जो एमिशन है उसको जो है इन गाइडलाइन के तहत उसके एमिशन को मॉनिटर किया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है वो PM2.5, PM10, O3, ओजोन, NO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से जो है जो पॉल्यूटेंट्स है उनको मॉनिटर किया जाता है। सो दीज आर द 6 जो पॉल्यूटेंट है जिनके एमिशन को मॉनिटर या फिर रेगुलेट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की। तो इसी के बाद अगर आप सेकंड इन्फॉर्मेशन देखोगे, दैट इज रिलेटेड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं पर रिसेंटली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हैं, ट्रॉपिकल एरिया में जो साइक्लोन आए हैं उनके कुछ नाम है। तो साइक्लोनिक नेम अगर आप देखो तो मावाड़ एक इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट साइक्लोन था जो फिलीपींस और चाइना, बेसिकली जो आपका चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, वो वाले रीजन को इसने इम्पैक्ट किया। और दिस मावर नाम वाज एक्चुअली गिवन बाय मलेशिया। तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नामकरण है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है इस नाम को, किसी साइक्लोन को, इस नाम को जो है डिक्लेयर करती है कि किस साइक्लोन का कौन सा नाम होगा। तो यहीं पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो साइक्लोन था दैट वाज बिपारजॉय साइक्लोन। बेसिकली अरेबियन सी में ये साइक्लोन आया था। तो रिसेंटली पिछले साल ये साइक्लोन आया था, इंडिया पाकिस्तान को इसने इम्पैक्ट किया था। और दिस साइक्लोन वाज एक्चुअली नेम्ड बाय बांग्लादेश। और थर्ड अगर एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन देखोगे, रिसेंटली गुचॉल इज द साइक्लोन दैट इम्पैक्टेड जापान पैसिफिक सी में। और माइक्रोनेशियन जो आइलैंड कंट्रीज है जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया, उन कंट्रीज माइक्रोनेशिया ने इस साइक्लोन का नामकरण किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन थे जो पिछले वर्ष जिन्होंने डिफरेंट प्लेसेस को इम्पैक्ट किया था। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। रिसेंटली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में भी आया था, दैट वाज रिमल, बिकॉज ये बहुत रिसेंट था। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए। तो नेक्स्ट अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज अबाउट द ग्लेशियर मेल्टिंग। तो यहाँ पर देखें एक ग्लेशियर है दैट इज
पारकाचिक ग्लेशियर एक्चुअली जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़ है, हिमालयन जियोलॉजी है, उनके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 3 ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्म हो रही है। कहाँ पर? पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास। ये कहाँ है? लद्दाख में ये ग्लेशियर है बेसिकली, क्योंकि ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर बहुत रैपिड रेट के साथ मेल्ट हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फैक्टर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिससे 3 ग्लेशियर लेक का जो है निर्माण हो रहा है। कहाँ पर? इस पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास, जो ये ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। द पारकाचिक ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन सुरु रिवर वैली। इंपॉर्टेंट, सुरु रिवर इंडस रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, उसके बेसिन में, उसके कैचमेंट एरिया में ये एक इंपॉर्टेंट पारकाचिक ग्लेशियर है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 53 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो है 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है और उन ग्लेशियर्स का पर ईयर जो मेल्टिंग रेट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप कांग यांगजे मैसिव के आसपास, वेस्टर्न हिमालय के, अगर कश्मीर के, लद्दाख के ग्लेशियर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लेशियल मेल्टिंग का रेट कम है, बिकॉज यस यू नो वी हैव द विंटर कूल, जो आपकी कोल्ड वेव है वो यहाँ पर आती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लेशियल मेल्टिंग का रेट इज़ लेस, और यहाँ पर रेनफॉल भी कम होता है। समर्स में मानसून का रेनफॉल नहीं होता है, तो ट्रांस रीजन में ऑलवेज द मेल्टिंग रेट इज़ लेस 3 मीटर पर ईयर। जैसे जैसे आप यहाँ से इस साइड को जाओगे, ईस्ट की तरफ जाओगे, ये मेल्टिंग रेट बढ़ता जाता है। सुतरी धाका 11 मीटर पर ईयर के हिसाब से ये मेल्ट हो रहा है। वैसे ही छोटा सिगड़ी, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, 6.5 मीटर पर ईयर के जो है रेट से ये रिट्रीट हो रहा है। बड़ा सिगड़ी का 30 मीटर पर ईयर के रेट से ये रिट्रीट हो रहा है या फिर मेल्ट हो रहा है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। अगर आप इधर देखोगे, साउथ लोहनाक ग्लेशियर, ईस्ट की तरफ के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, यहाँ पर जो रिट्रीट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 42 मीटर पर ईयर, बिकॉज यस ट्रॉपिकल एरिया में लोकेटेड है, और ट्रॉपिकल एरिया में जो ग्लेशियर्स होते हैं, इनका जो रिट्रीट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज हायर एलिवेशंस पर, या फिर हायर लैटिट्यूड पर, या फिर ट्रांस एरिया में जो ग्लेशियर लोकेटेड है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो आपका स्नो लाइन है वो तो एक तो बहुत नीचे होती है, दूसरा एक इंपॉर्टेंस इसका है कि यस दीज एरियाज आर विजिटेड बाय दिस एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स ड्यूरिंग विंटर, जिसकी वजह से हार्श विंटर कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग का रेट बहुत कम है। एंड अगेन यहाँ पर जो मॉनसूनर रेनफॉल है वो भी नहीं हो पाता है, इसकी वजह से यहाँ के ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग का रेट है वो बहुत कम है। बट यस क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस में ये ग्लेशियर्स भी मेल्ट तो हो ही रहे हैं। टर्मिनल रिट्रीट, मोस्ट हिमालयन बेसिन जो है, यहाँ पर 21 से 30% का जो ग्लेशियर्स है वो लॉस्ट हो चुका है। परसेंट ऑफ द ग्लेशियर जो है 40 साल में जो है हिमालयन रीजन में इतने ग्लेशियर्स को लॉस्ट कर दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने ध्यान रखनी है, पारकाचिक ग्लेशियर। ठीक है जी, 3 ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन हो रहा है लद्दाख में। नाउ इंपॉर्टेंट एक रिसेंट फिनोमिना जिसके बारे में हम वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दैट वाज द अरोरा डिस्प्ले, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। नॉर्मली ये जो अरोरा डिस्प्ले है बेसिकली ये हायर लैटिट्यूड रीजन में ही हमें दिखता है, बट ये एक मल्टी कलर्ड लाइट का शो है जो स्काई में हमें दिखता है। बट अभी रिसेंटली जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है IAO, जो बेसिकली माउंट सरस्वती लद्दाख में लोकेटेड है, इन्होंने हानले में जो ये रिपोर्टेड है, रेयर अरोरा कैप्चर्ड बाय IAO इन लद्दाख हानले में ये IAO की ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इन्होंने जो है माउंट सरस्वती सिचुएटेड अबव माउंट सरस्वती लद्दाख, इन्होंने एक यूनिक फेनोमेना को जो है विटनेस किया है, दैट वाज अरोरा। तो याद रखना है माउंट सरस्वत, बेसिकली सरस्वती, माउंट सरस्वती कहाँ है? हानले में लोकेटेड है, और यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है लोकेटेड है। इन्होंने रिसेंटली जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप का रेयर फिनोमेना को विटनेस किया, रिकॉर्ड किया, दैट इज द मल्टी कलर लाइट शो, जिनको हम अरोरा भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन डिटेल्स में अगर आप देखोगे, कुछ कैमराज यहाँ पर है, 360 कैमरा जो है IAO लद्दाख हानले में जिनको प्लॉट किया गया है, जिनको एस्टैब्लिश किया गया है, उन्होंने इन डिटेल को रिकॉर्ड किया है। दीज आर एक्चुअली द चार्ज पार्टिकल एनर्जी इजेक्टेड बाय द सन्स कोरोना, सन के कोरोना से कुछ चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आते हैं। नॉर्मली ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पोलर रीजन में ही हमें दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आइनोस्फेयर में ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर या फिर एटमिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मल्टी कलर्ड लाइट
शो हमें वहाँ पर दिखता है, जिनको हम नॉर्थ में अरोरा बोरियालिस और साउथ सदर्न पोलर रीजन में अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। बट यस, इस बार स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक करंट जो सोलर कोरोना के ऊपर से अर्थ की तरफ या फिर दूसरे प्लैनेट की तरफ इजेक्ट हुआ, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये रेयर ऑकरेंस हुई है, जिसमें सम ऑफ दीज लाइट शोज वर एक्चुअली विटनेस्ड इन द लोअर लैटिट्यूड, जिसमें हमारा इंडिया का लद्दाख रीजन भी आता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब ये वोल्केनो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज द मायोन वोल्केनो। रिसेंटली ये जो वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ था फिलीपींस में, फिलीपींस के लुजोन प्रोविंस में, लुजोन आइलैंड पर जो है ये वोल्केनो माउंट मायोन वोल्केनो लोकेटेड है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन है बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ इट्स शेप। तो इसका शेप देख लीजिए, एग्जैक्टली बहुत सिमेट्रिकल शेप है। सो वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट वोल्केनिक कोन है और ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है। और अगर आप फिलीपींस को देखोगे तो फिलीपींस के कुछ आइलैंड है, ऊपर जो ये वाला आइलैंड है, नर्दर्न आइलैंड इज लुजोन आइलैंड, और साउथ वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड को हम बेसिकली बोलते हैं मिंदानाओ आइलैंड बोलते हैं, है ना। दिस इज द मिंदानाओ आइलैंड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लुजोन में ही, साउथ ईस्ट ऑफ लुजोन में मायोन वोल्केनो लोकेटेड है। तो कुछ और वोल्केनो की अगर हम बात करें, पिनाटुबो वोल्केनो, ताल वोल्केनो, मायोन वोल्केनो, कनलाओ वोल्केनो, रगांग वोल्केनो, दीज आर सम ऑफ द वोल्केनोज जो फिलीपींस में लोकेटेड है। आप सभी जानते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जहाँ पर ये स्ट्रेटो वोल्केनो या फिर कंपोजिट वोल्केनो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड होते हैं, इरप्ट होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के लैंड फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, जिनको हम वोल्केनिक कोन या फिर वोल्केनिक डोम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द शेप। सो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट, दिस वोल्केनो हैज़ द मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन, ये आपने ध्यान रखना है। माउंट मायोन बेसिकली इन द लुजोन आइलैंड ऑफ फिलीपींस, ये आपने ध्यान रखना है। Now we have this important वोल्केनिक इरप्शन दैट इज इन, इसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो अनक क्राकटाऊ, रिसेंटली अनक क्राकटाऊ एक वोल्केनो है, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट के पास ये लोकेटेड है। तो अनक क्राकटाऊ यहाँ पर लोकेटेड है और ये सुंडा स्ट्रेट है। तो सुंडा स्ट्रेट बेसिकली किसको कनेक्ट करता है? दिस जावा सी को इंडियन ओशन से, एंड सेपरेट दिस जावा आइलैंड फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड। ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, ये आपने ध्यान रखना है। बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से दिस इज द बेसिकली द स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट है ना, ये आपने ध्यान रखनी है। वी हैव दिस स्ट्रेट ऑफ मलाका दैट कनेक्ट अंडमान सी विद जावा सी, ठीक है जी। सो इस साइड को अगर आप आइलैंड देखोगे, यहाँ पर बांदा सी है और ये सुलवेसी आइलैंड है। दिस इज द बोर्नियो आइलैंड। यहाँ पर जो ये कंट्री है, दिस कंट्री इज बेसिकली द मलेशिया। और मलेशिया को देखोगे इंडिया से नीचे की तरफ, म्यांमार से नीचे की तरफ जो पेनिनसुला जाता है, दैट इज द मलय पेनिनसुला, उसी पर मलेशिया का कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है। यहाँ पर एक टिप पर जो एक सिटी स्टेट है दैट इज सिंगापुर, और मलेशिया के पास ही यहाँ एक और कंट्री है दैट इज ब्रुनई। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। चलिए जी, नेक्स्ट अगर आप देखें, दीज आर सम ऑफ द वोल्केनो। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर पिनाटुबो फिलीपींस मायोन्स वोल्केनो, और यहाँ पर क्राकटाऊ वोल्केनो, और इसी के साथ अगर आप यहाँ देखोगे एकोनकागुआ इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एल मिस्टी, कोटोपैक्सी, और यहाँ पर अगर आप अमेरिका में देखोगे माउंट शास्ता, माउंट हुड, हेलेंस, माउंट फुजी इन जापान। दीज आर सम ऑफ दी वोल्केनोज, स्ट्रेटो वोल्केनोज लोकेटेड अलोंग दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कुछ वोल्केनोज यहाँ है, माउंट एटना सिसिली में, देन स्ट्रोम्बोली आइलैंड, दीज आर इंपॉर्टेंट वोल्केनो, वेसुवियस आइलैंड, ये सब इटली में लोकेटेड है। और किलिमंजारो इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो बेसिकली, और रिसेंटली यहाँ भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, किलिमंजारो इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो दैट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी किलिमंजारो ही है। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी? वोल्केनो से रिलेटेड थी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फ्रंटियर को लेकर, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को लेकर, वॉर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट
लोकेशंस न्यूज़ में थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर है रफा बॉर्डर। अब रफा बॉर्डर किससे रिलेटेड एक पॉइंट लोकेशन है? इट इज़ रिलेटेड टू इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिसेंटली इजिप्ट ने बेसिकली जो गाज़ा से जो हमास जो वाउंडेड हमास थे, उनको इजिप्ट ने जो है अपनी कंट्री में अलाउ किया है कि उनको थ्रू दिस रफा क्रॉसिंग से उनको जो है एंटर होने दिया जाएगा। तो ये रफा क्रॉसिंग बेसिकली किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? ये गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा जो एक पट्टी है, गाज़ा स्ट्रिप से सिनाई पेनिनसुला के बीच में जो बॉर्डर है उसको रफा क्रॉसिंग बोलते हैं। और बाकी जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग बेसिकली वो क्रॉसिंग्स जो है ओपन नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे वी हैव दिस कारेम शालोम क्रॉसिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या है, इजराइल ने इस क्रॉसिंग को क्लोज किया है। एक इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग यहाँ है, दैट इज द एरेज क्रॉसिंग। सो रिसेंटली इजिप्ट एग्री हुआ है कि हम कुछ वॉन्डेड पैलेस्टीनियन को गाज़ा से, जो हमास है, गाज़ा से उनको हम अपनी कंट्रीज में आने देंगे थ्रू दिस क्रॉसिंग दैट इज नॉन एज रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग इज द सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम गाज़ा स्ट्रिप एंड शेयर ए बॉर्डर विद इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला के साथ। बाकी जो एरेज है, कैरम शैलोम बॉर्डर है, ये सभी कंट्रोल की गई है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो ये आपने ध्यान रखना है, एरेज क्रॉसिंग इज रिलेटेड टू इजराइल एंड गाज़ा स्ट्रिप। यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है बिल्कुल बॉर्डरिंग, यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में जो बॉर्डर है, जो क्रॉसिंग है, उसको कैरम शैलोम क्रॉसिंग बोलते हैं। प्रेजेंटली दीज बोथ क्रॉसिंग आर कंट्रोल्ड बाय इजराइल। सो द प्रेजेंटली रफा क्रॉसिंग के थ्रू इजिप्ट ने कुछ पैलेस्टीनियन को, वुंडेड पैलेस्टीनियन को अलाउ किया है कि वो उनकी कंट्री इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में एंटर कर सकते हैं। सो रफा बॉर्डर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है बिकॉज ऑब्वियसली इजराइल और पैलेस्टीनियन का वॉर रिसेंटली न्यूज में था। नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू ज़ांज़िबार आइलैंड। अगर आप देखोगे तंजानिया का दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, यहाँ तंजानिया के दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है दैट इज ज़ांज़िबार एंड पेम्बा आइलैंड। इन दोनों आइलैंड को, इंडियन ओशन में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड को क्लोव आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज 90% ऑफ द ग्लोबल क्लोव का जो प्रोडक्शन है वो इन दोनों आइलैंड में ही होता है। सो दिस इज द ज़ांज़िबार आइलैंड एंड पेम्बा आइलैंड। और यहाँ पर आपने देखना है कि रिसेंटली IIT मद्रास ने जो है क्या डिसाइड किया है कि ये IIT मद्रास अपना फर्स्ट IT इस्टेब्लिश करेगी। IIT इस्टेब्लिश करेगी कहाँ पर? ज़ांज़िबार में, जो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है ईस्टर्न अफ्रीका में। तंजानिया का इंपॉर्टेंट आइलैंड है। तो IIT मद्रास विल ओपन देयर फर्स्ट कैंपस, IIT कैंपस इन ज़ांज़िबार आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने ध्यान रखना है। ज़ांज़िबार आइलैंड और क्लोव आइलैंड, इन दोनों आइलैंड को कलेक्टिवली, ज़ांज़िबार आइलैंड और जो पेम्बा आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड को कलेक्टिवली क्लोव आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नाउ कुछ ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। वहाँ से रिसेंटली बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से कुछ वहाँ पर अटैक्स किए गए थे। उस रीजन में, ईरान में कुछ अटैक्स किए गए थे। तो वो रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजन इज़ सिस्तान बलूचिस्तान रीजन। अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में भी सिंध के साथ एक बलूचिस्तान रीजन पड़ता है और उसी बलूचिस्तान के वेस्ट में एक इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज़ द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। और ये किसकी टेरिटरी है? ये ईरान की टेरिटरी है। इस रीजन को लेकर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज एक आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट आप इसको बोल सकते हैं, मिलिटेंट आउटफिट है, जैश अल आदिल सुन्नी, जैश अल आदिल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। ये पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में एक्टिव है और ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस नॉन एज असली बलूचिस्तान। इसको वो असली बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं बिकॉज पाकिस्तान का ये क्लेम है कि सिस्तान बलूचिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रहा है। किसका? बेसिकली बहुत सारा ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है सिस्तान बलूचिस्तान से इस साइड को। तो ये कंटेंशियस रीजन है बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। अगेन ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जैश अल अदल, ये मिलिटेंट ग्रुप भी क्लेम कर रहा है कि हम इसको बलूचिस्तान में जोड़ना चाहते हैं बिकॉज दे एक्चुअली वांट दिस बलूचिस्तान एज ए सेपरेट कंट्री, इवन सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। तो सिस्तान बलूचिस्तान रीजन, यहाँ पर ईरान रिसेंटली बॉम्ब टू बेसिस इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया? ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में कुछ बेसिस
बेस है उनको बॉम्ब किया था, और उसी के रिटेलिएशन में एक मिशंस के एक ऑपरेशन के थ्रू, जिसको मार्ग बर सरमाचर बोलते हैं, इस ऑपरेशंस के थ्रू पाकिस्तान की आर्मी ने भी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस को जो है अभी जो है यहाँ पर बॉम्बिंग या फिर रिटेलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बॉम्बिंग की थी. सो दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्तान बलूचिस्तान इज द कंटेंशियस रीजन बिटवीन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान. ईरान एंड बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच का कंटेंशियस इशू है. नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे दैट इज अबाउट 21st नेशनल अलाइंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम समिट. तो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कौन है? नाम. नॉन अलाइंड मूवमेंट बेसिकली इसका 21st जो समिट हुआ है वो कंपाला युगेंडा में हुआ है. कंपाला युगेंडा में हुआ है. 21st समिट ऑफ नाम टुक प्लेस इन कंपाला युगेंडा, और इसका जो थीम था वो था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस. तो ग्लोबल एफ्लुएंस के लिए बेसिकली ग्लोबल प्रोस्पेरिटी के लिए कोऑपरेशन को हमने डीपन करना है, इसका थीम था. साउथ सुडान बिकेम द न्यू मेंबर. याद रखना है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो 151st मेंबर बना है दैट इज साउथ सुडान. ऑब्वियसली इसके टोटल मेंबर आपसे पूछे जा सकते हैं. इट वाज कब ये इस्टेब्लिश हुआ? 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इंडिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक इंपॉर्टेंट कंट्री थी. अगर आप युगेंडा की बात करो तो युगेंडा एक जो है अफ्रीकन कंट्री है, और युगेंडा में अगर आप देखो तो देयर आर सम कंट्रीज जैसे केन्या है, यूथेपिया है, सूडान है, और इस साइड को अगर आप देखोगे कॉन्गो, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड अगेन रवांडा एंड बुरुंडी. दीज आर some of the countries that make border that surround this युगांडा के साथ जो बॉर्डर बनाती है. तो यहाँ से अगर ये युगांडा है तो आपने ध्यान रखना है कि केन्या, इथियोपिया, सूडान, उसके बाद DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन दीज आर 2 कंट्रीज रवांडा एंड बुरुंडी. ये आपने ध्यान रखनी है. दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज. तो 121 टोटल मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ये आपने ध्यान रखना है. कंपाला में ये रिसेंटली जो है ऑर्गेनाइज किया गया इसकी समिट को. तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, इन्होंने क्या एक सर्वे किया है कि जो लॉगिंग है, मतलब जो ट्री फेलिंग है, के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माउंटेन बर्ड है उनके सर्वाइवल पर एक थ्रेट परसेप्शन हो गया है, वो जो है थ्रेटन्ड हो गए हैं. तो है फाउंड द लॉगिंग एंड क्लाइमेट चेंज पोजेज ए थ्रेट टू माउंटेन बर्ड्स. तो इधर जो माउंटेन में बर्ड्स है उनके लिए बेसिकली थ्रेट हो रहा है, किसकी वजह से? जो लॉगिंग्स हो रही है या फिर ट्री फेलिंग्स हो रही है, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो ये बेसिकली एक डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश. तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है. तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बर्ड से रिलेटेड एक सेंचुरी है, और ये विद इन एक एलिफेंट रिजर्व के बीच में ही ये लोकेटेड है. दैट एलिफेंट रिजर्व इज द कामेंग एलिफेंट रिजर्व. आप जानते हैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व है, कामेंग रिवर है, तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी है. और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज मौलिंग नेशनल पार्क, और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज नामधापा नेशनल पार्क. तो याद रखना दिस नामधापा नेशनल पार्क इज ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पूर्वतम नेशनल पार्क नामधापा नेशनल पार्क है. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश में. नाउ चलिए, नाउ इंपॉर्टेंट आइलैंड एक है, बेसिकली वोल्केनो है, माउंट रोआंग. तो याद रखें मिरापी, रोआंग और मायोन, दीज वर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटो वोल्केनो दैट एरप्टेड रिसेंटली. माउंट रोआंग भी इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया के सुलवेसी आइलैंड पर लोकेटेड है. एक्सप्लोसिव वोल्केनो है, सीरीज ऑफ यहाँ पर जो है माउंट रोआंग यहाँ पर लोकेटेड है, सुलवेसी आइलैंड. तो याद रखना ये आइलैंड क्या क्या है. देखो सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड. देन वी हैव these names are basically this is the Sulawesi island. These are important island groups जो किसको बनाते हैं? जो बेसिकली बनाते हैं इंडोनेशिया को. और यहाँ पर देखिए, यहाँ एक कंट्री है, बेसिकली दिस कंट्री इज नॉन एज ताइमोर लेस्ते. ताइमोर लेस्ते भी रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया ने अपनी लेटेस्ट जो एम्बेसी को ओपन किया है वो ताइमोर लेस्ते में ही ओपन किया है. तो दिस इज द ताइमोर लेस्ते, वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्ट ताइमोर, या फिर इसका जो कैपिटल है दैट इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ ताइमोर लेस्टे. तो क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली इज द कैपिटल सिटी, तो आप लगा दो कि इट इज रिलेटेड टू इंडिया. इंडिया का कैपिटल इज दिल्ली. ताइमोर लेस्टे इंपॉर्टेंट कंट्री, रिसेंटली इंडिया ने यहाँ अपनी एम्बेसी खोला और इनका जो कैपिटल है वो दिल्ली है, DILLEI. तो आपने ध्यान रखना है. सो दिस वाज द माउंट रोआंग. नाउ नेक्स्ट आ जाइए.
कुछ कन्फ्रंटेशन है नेपाल और इंडिया के बीच में, बॉर्डर कन्फ्रंटेशन, बिकॉज नेपालीज ने रिसेंटली अपना एक डिनोमिनेशन 100 डिनोमिनेशन का एक नोट रिलीज किया है। तो उस नोट पर बेसिकली इन्होंने कुछ नोट, ये जो है 100 डिनोमिनेशन का एक नोट इन्होंने रिलीज किया है, इशू किया है। उस पर जो इन्होंने मैप दिखाया है, उस मैप पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनिलैटरली नेपाल ने अपना बताया है। तो वो 3 लोकेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर दिस लिपोलिक पास, काला पानी, और एक है लिम्पियादुरा। दीज आर इंपॉर्टेंट पासिस जहां से इंडिया के लोग पिलग्रिमेज पर जाते हैं अपने मानसरोवर की तरफ या फिर कैलाश पर्वत की तरफ। सो दिस एंटायर लैंडस्केप आप देखें, लिपुलेक पास, दैट इज द ट्राइजंक्शन पास ऑफ चाइना, इंडिया एंड नेपाल। इस पास को और साथ ही साथ लिम्पियादुरा, ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को नेपाल ने यूनिलैटरली अपने मैप के ऊपर डिपिक्ट किया है। इसको बेसिकली एक टर्म इसको दी गई है, दैट इज द कार्टोग्राफिक एग्रेशन। तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन, कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जब कोई कंट्री बेसिकली किसी फाइट नहीं कर सकती है टेरिटोरियल क्लेम के लिए, सो वो फिर एक माहौल बनाने की कोशिश करती है बाय डिपिक्टिंग दी सच डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑन देयर मैप। सो इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन भी बोला जाता है। तो इस कार्टोग्राफिक एग्रेशन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान, नेपाल के बीच के जो संबंध है वो थोड़े से खराब हो गए हैं, बिकॉज यस, यूनिलैटरली इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपना दिखाया है। तो ये 3 पासिस, 3 लोकेशन को आपने ध्यान रखना है। तो इंडिया इस रीजन को क्लेम करता है ऑन सम हिस्टोरिकल ग्राउंड, और प्रेजेंटली जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसके अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे रीजन को इंडिया क्लेम करता है। और जो नेपाल है उनका क्लेम ये है, 1816 में जो सुगौली की ट्रीटी हुई है उसमें ये काली रिवर को इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित किया गया था। तो इसके सोर्स को लेकर डिस्प्यूट है। तो जो नेपालीज है वो बोल रहे हैं कि लिम्पियादुरा पास इज द सोर्स ऑफ दिस काली और महाकाली रिवर, तो उससे ईस्ट का जो एरिया है पूरा नेपाल का है। जबकि इंडिया बोलता है कि नहीं, इसका सोर्स ये नहीं है, इसका सोर्स यहां पर है। सो लिम्पिया लेक के ईस्ट में है, लिम्पिया जो लिपू लेक है उसके ईस्ट में है। देयरफॉर दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्रंटेशन या फिर डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है। वैसे इंडिया और नेपालीज के बीच में अभी रोटी बेटी का टाइज, रोटी बेटी का संबंध है ना, क्लोज फैमिलियर मैरिज रिलेशनशिप है जो है हम दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है। वी हैव इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड इन 1950 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ताकि दोनों के बीच में जो संबंध है वो बहुत एमिकेबल और अच्छे रहें। तो यहाँ पर चाइना का स्ट्रेटेजी भी जो है इंक्लूड हो रहा है इसमें, तो आपने ध्यान रखना है ना। तो लिम्पियादुरा, कालपेनी एंड लिपोलिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट दिस इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट, नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो ये जो रीजन है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, बिकॉज अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस रीजन को लेकर। अब जब सोवियत यूनियन बेसिकली जब कोलैप्स हुआ था, उसी दौरान के बाद ये जो छोटा सा टेरिटरी है जिसको नगोर्नो काराबाग रीजन बोला जाता है, तो ये टेरिटरी बेसिकली किसके अंदर है? अजरबैजान के अंदर है। अजरबैजान इज बेसिकली ए मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। बट जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, और यहाँ पर बेसिकली जो अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं वो इस नगोर्नो काराबाग रीजन में रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अजरबैजान गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार कुछ रिबेलियन कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली यहाँ पर भी कुछ क्लैशेस हुए थे, तभी ये रीजन पूरा का पूरा नगोर्नो काराबाग रीजन रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉरिडोर भी है, लाचिन कॉरिडोर दैट इज पुलिस्ड बाय रशियन पीस कीपर्स, है ना, और एक कॉरिडोर है दैट इज द प्रोस्पेक्टिव लैंड कॉरिडोर ईरान और अर्मेनिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें रिसेंटली अंडर अजरबैजान ऑफेंसिस, अजरबैजान ने एक ऑफेंस किया, ऑफेंसिव मतलब एक अटैक के दौरान लार्ज नंबर ऑफ एथनिक अर्मेनियन फ्लड द प्लेस कॉल्ड नगोर्नो काराबाग। नगोर्नो काराबाग रीजन को सभी अर्मेनियन एथनिक ग्रुप के लोगों ने जो है छोड़कर ये लोग अर्मेनिया की तरफ फ्ली हो गए, ये भागकर चले गए, है ना, फ्लड इन्होंने किया। सो नगोर्नो काराबाग इज द लैंडलॉक्ड माउंटेनस एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, अजरबैजान के द्वारा घिरा गया है। इसको जो अर्मेनियन लोग हैं वो इसको अर्थसाख बोलते हैं। होस्ट प्रेडोमिनेंटली एथनिक अर्मेनियन पॉपुलेशन, 1 से 2 लाख, 1.2 लाख के आसपास अर्मेनियन लोग यहाँ पर, अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। सो दिस इज द डिस्प्यूटेड रीजन बेसिकली बिटवीन अजरबैजान और अर्मेनिया। तो है कहाँ लोकेटेड है? इट इज सिंपली लोकेटेड इन
सिंपली लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन अजरबैजान। तो कंट्रीज़ को देखें, अजरबैजान और अर्मेनिया दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। तो इस साइड को अगर आप देखोगे तो कुछ इधर को कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी पर अजरबैजान लोकेटेड है, रशिया है, रशिया के बाद जॉर्जिया है, जॉर्जिया के बाद अर्मेनिया है, और अर्मेनिया के बाद फिर नीचे की तरफ आओगे तो आपको ईरान दिखता है। सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट एक्चुअली सराउंड दिस अजरबैजान। ठीक है जी, क्लियर है। तो नगोर्नो काराबाख अर्मेनियन फोर्सेस, यहाँ पर एक डिस्प्यूट था जो रिसेंटली ये न्यूज़ में था। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन है दारफुर। तो दारफुर अफ्रीका में जो एक कंट्री है सूडान, उसका वेस्टर्न रीजन जो चाड और लीबिया के साथ बॉर्डर बनाता है उसको दारफुर रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन में बेसिकली जो लोग हैं, जो पीपल है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी कंडीशंस ठीक नहीं है। सो दारफुर रीजन में जो पीपल्स है दे आर फोर्स टू ईट ग्रासेस एंड पीनट शेल्स। क्यों उनकी इतनी बुरी हालत है? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट और वॉर सिचुएशन इन दिस रीजन। वॉर क्यों है? यहाँ पर बेसिकली कुछ आर्मी, जो सुडानीज आर्मी है और सुडान की पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो दो इंपॉर्टेंट डिफेंस यूनिट्स है, डिफेंस की जो यहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेज है, उन दोनों का ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस conflict for power in Sudan between Sudanese Armed Forces SAF led by अब्दुल फताह अल बुरहान, और दूसरी जो फोर्स है उसको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फॉर RSF। इन दोनों के बीच में, इसको लेड करता है दगालो। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशंस चल रही है बेसिकली कि कौन सुडान की गवर्नमेंट को लीड करेगा, उस पर कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है बहुत लंबे टाइम से इस वॉर लाइक सिचुएशन को झेल रहे हैं, जिसकी वजह से दारफुर में लोग अब इस हालत में हैं कि वो सर्वाइवल के लिए कुछ ग्रासेस और पीनट शेल्स को ही कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस रीजन को देखोगे तो सुडान वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो कुछ कंट्रीज अगर आप देखो सुडान के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे देन यू हैव दिस इंपॉर्टेंट साउथ सुडान। 2011 में ये बाइफरकेट हुआ था, डिवाइड हुआ था मेन सुडान से। दिस इज द Central African Republic CAR, then we have this Chad, Libya के बाद important is the Eritrea and Ethiopia। कुछ important countries है जो सुडान के चारों तरफ बॉर्डर बनाती है। तो अगर ये सुडान है तो यहाँ पर चाड के बाद यहाँ पर लीबिया के बाद यहाँ पर आपका जो कंट्री है important that is इजिप्ट के बाद यहाँ पर इरिट्रिया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इट इज़ इथियोपिया, और नीचे की तरफ साउथ सुडान। सो दीज आर सम ऑफ द कंट्री आपने ध्यान रखनी है, बॉर्डर कंट्रीज। दारफुर रीजन वाज इन न्यूज़ बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। दे आर फोर्स टू ईट दीज ग्रासेस एंड पीनट शेल्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस है यहाँ पर। सो नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे दैट इज अबाउट फिलीपींस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। अब देखो साउथ चाइना सी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। साउथ चाइना सी या फिर इंडो पैसिफिक, कुछ भी बोलो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इस पूरे के पूरे रीजन को अपना क्लेम करता है। ठीक है, चाइना इसको पूरा क्लेम करता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व है, रिसोर्सेज है, साथ ही साथ जो ट्रेड रूट है उसके पोटेंशियल को लेकर चाइना इस पूरे रीजन को अपना कंसिडर करता है। तो चाइना के अकॉर्डिंग ये जो 9 डैश है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 डैश से अंदर का जो पूरा का पूरा रीजन है, ये जो सी है, ये जो टेरिटरी है, ये ओशन है, ये चाइना इसको अपना मानता है और इसको साउथ चाइना सी वो बताता है। इसमें कुछ आइलैंड है जहां पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वैसे UNCLOS के अकॉर्डिंग, बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी या फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, एक कंट्री से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहां की लिटोरल कंट्रीज का। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स कंट्री का जो बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो एक दूसरे को क्या करता है? सुपर इम्पोज करता है, जिसकी वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्शंस में बेसिकली चाइना एक डोमिनेंट पोजीशन को लेकर यहाँ पर बैठा है, जो इस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को अपना मानता है। तो यहीं पर इसी को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिस्प्यूट्स है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड थॉमस शोल रीफ, बेसिकली सेकंड थॉमस शोल रीफ, ये वाले जो रीफ है, सुबी रीफ, गावेन रीफ, इनको ध्यान रखना है। सुबी रीफ, गावेन रीफ, फ्लैरी क्रॉस रीफ, कार्तरॉन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ, मिस्चीफ रीफ, ह्यूगस रीफ, दीज रीफ्स आर बेसिकली द
थॉमस शोल रीफ। शोल का मतलब होता है सबमर्ज्ड, जो कोरल रीफ होते हैं, सबमर्ज्ड आइलैंड जो रीफ से बने हैं, कोरल से बने हैं, उन्हीं को शोल रीफ बोलते हैं। ये शोल रीफ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश डिपोजिशंस के थ्रू चाइना कर रहा है, और यही डिस्प्यूट का रीजन है किसके बीच में, फिलीपींस और चाइना के बीच में, बिकॉज इसी एरिया में फिलीपींस का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ता है। अभी प्रेजेंटली इनमें से बहुत सारे जो आइलैंड है या फिर शोल्स है, उस पर फिलीपींस की जो आर्मी है वो वहां पर लोकेटेड है, वो पेट्रोलिंग करती है, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर देखें तो साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट, तो ये आपने ध्यान रखना है। ताइवान स्ट्रेट, फॉर्मोसा स्ट्रेट, यहां पर बेसिकली ताइवान एक कंट्री है। ताइवान से ऊपर अगर ये चाइना है तो यहां ताइवान है, तो ऊपर यहां पर एक सी है, दिस इज द ईस्ट चाइना सी, और उससे नीचे ये वाला जो सी है, ये सी कौन सा है, इट्स इज द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को हम बोलते हैं बेसिकली ताइवान स्ट्रेट, या फिर इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोला जाता है। और ईस्ट चाइना सी को बेसिकली फिलीपींस से जोड़ने वाला जो इंपॉर्टेंट सी है, फिलीपींस सी से जोड़ने वाला, यहाँ पर फिलीपींस है, इस साइड को एक फिलीपींस सी है, उसको ईस्ट चाइना सी से जोड़ने वाला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, उसको हम बोलते हैं लुजोन स्ट्रेट। याद रखना है, लुजोन आइलैंड फिलीपींस का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, मिंदानाओ फिलीपींस का इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और यहाँ पर एक लुजोन स्ट्रेट है जो फिलीपींस सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है। तो ये स्ट्रेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहीं पर अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज की अगर आप बात करें तो पैरासल आइलैंड जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है, इनको ताइवान और वियतनाम क्लेम करता है। साउथ चाइना सी में ये पैरासल आइलैंड यहाँ पर है, विच आर ऑक्युपाइड बाय चाइना, और इसको क्लेम करने वाली जो कंट्री है वो ताइवान और वियतनाम है, बिकॉज यहाँ पर जो है वियतनाम है, वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और ताइवान भी इसको क्लेम करता है। तो पैरासल आइलैंड बेसिकली दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट आर द कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन दीज ऑल कंट्रीज। और इसी के साथ दूसरा कुछ आइलैंड ग्रुप है दैट इज स्पाटले आइलैंड, ये चाइना इनको क्लेम करता है, ताइवान, वियतनाम सभी कंट्रीज इनको क्लेम करती है। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द स्पाटले आइलैंड ग्रुप, ये आपने ध्यान रखना है। यहीं पर स्पाटले आइलैंड ग्रुप भी है। तो this entire 9 डैश लाइन इज रिलेटेड टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन बेसिकली इस पूरे के पूरे लगभग 90% एरिया को चाइना अपना मानता है, बिकॉज चाइना के लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स और रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर ये जो एरिया है ये लोकेटेड है, ये सी लोकेटेड है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नाउ इंडिया की तरफ से भी बेसिकली जो अपना सी बेड है, यहाँ पर जो भी मिनरल रिसोर्स है इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया की तरफ से भी कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, इंडिया के 200 नॉटिकल माइल से बाहर का जो क्षेत्र है, जहाँ तक इंडिया की जहाँ से बाहर इंडिया का जो एक्सक्लूसिव जोन है वो जहाँ से बाहर नहीं है, तो उसके बाहर भी इंडिया जो है अब कुछ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो ऐसे एरिया जो हाई सी में पड़ते हैं, ऐसे एरिया जो 200 नॉटिकल माइल से बाहर हो, ऐसे एरिया को जिसको कोई कंट्री क्लेम नहीं करती, वो बेसिकली उनको रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ है जिसको इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी या फिर उनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, और उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी किसी भी कंट्री को अलाउ करती है कि किसी एरिया में वो कंट्री कुछ एक्सप्लोरेशन कर सकती है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने भी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को अप्लाई किया है कि इंडिया वांट्स टू एक्सप्लोर द अफनासी निकितिन सी माउंट एज वेल एज कार्ल्सबर्ग रिज। तो कार्ल्सबर्ग रिज कौन सी है, तो यहीं सोमालिया, ये देखो ये जो है दिस इज द अफ्रीकन हॉर्न, यहीं सोमालिया से नीचे की तरफ जो ये रिज जा रहा है, दिस रिज इज द सबमरीन माउंटेन आप इसको बोल सकते हैं, ये कार्ल्सबर्ग रिज है। ये रिज के बाद यहां पर देखिए चाकोज लाकादेव रिज है। तो चाकोज लाकादेव रिज तो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, बट कार्ल्सबर्ग रिज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है। साथ ही साथ दूसरा रीजन साउथ में, चाइना से काफी नीचे साउथ इंडियन ओशन में ही निकितिन सी माउंट सबमर्ज्ड माउंटेन होते हैं, इनको यहां पर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना इंडिया चाहता है। इसके लिए इंडिया ने बेसिकली किसको अप्लाई किया है,
एप्लीकेशंस दी है, अप्लाई किया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। तो कार्ल्सबर्ग रीजन में बेसिकली इंडिया पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, जबकि एफएनआरसी निकोटिन सी माउंट में कोबाल्ट को इंडिया जो है एक्सप्लोर करना चाहता है। तो ये दोनों लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट रिज अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक रिज दिख रही है, दिस रिज इज द 90 डिग्री ईस्ट रिज। कहां है 90 डिग्री ईस्ट रिज? यहां पर इंडियन ओशन में 90 डिग्री ईस्ट रिज है। तो इंडियन ओशन में रिज से क्वेश्चन आ सकता है, कार्लबर्ग रिज कहां पर लोकेटेड है, 90 डिग्री ईस्ट रिज कहां पर लोकेटेड है, या फिर चैगोस जो आपकी लक्षद्वीप रिज है ये कहां पर लोकेटेड है, सभी रिजेस कहां पर लोकेटेड है, मिड ओशियानिक रिजेस सब लोकेटेड है इंडियन ओशन में। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज द अफार ट्राइंगल। रिसेंटली दिस ट्राइंगल वाज इन न्यूज़। अब ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज हम जानते हैं टेक्टोनिक्स में जो मूविंग लिथोस्फेरिक ब्लॉक होते हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और ये प्लेट्स या तो एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे से टूट रहा है, ये टूट रहा है, डाइवर्जेंस हो रही है, जिसका सबसे डोमिनेंट एग्जाम्पल, जिसका जो एविडेंस है वो हमें यहाँ दिखता है रेड सी। बेसिकली पहले ये अफ्रीका अरेबिया इकट्ठा था, बट अरेबिया अब दूर चला गया है, इसके बीच में रेड सी बन गया है, और यहां पर भी कुछ रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिफ्ट वैली को हम द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं। वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। दिस इज द वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्ट वैली भी यही है। एक्चुअली कॉन्टिनेंट जब डाइवर्ज करते हैं तो उनके बीच में एक जो है क्रस्टल थिनिंग होती है। क्रस्टल थिनिंग में दो ब्लॉक के बीच का हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ चले जाता है, एंड दिस ओपनिंग ऑफ द क्रस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। तो यहीं पर अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोल रहे हैं, खुल रही है। धीरे धीरे ये रिफ्ट वैली ओपन होकर क्या बनाएगी? ओशन का निर्माण करेगी। फर्स्टली दिस इज द रिफ्ट, दिस इज द कॉन्टिनेंट स्टार्ट थिनिंग ड्यू टू डाइवर्जेंस, एंड दिस क्रस्टल थिनिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली ओपन होगा तो सी बन जाएगा, सी के बाद फिर और ओपनिंग होगी तो बेसाल्टिक क्रस्ट बननी शुरू हो जाएगी, दैट इज द ओशन। सो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नाउ ओपनिंग, और इसका ओपनिंग कहां से हो रहा है? अफार ट्राइंगल से हो रहा है। अफार ट्राइंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जियोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं कि यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में 6th ओशन वर्ल्ड का छठा ओशन बन जाएगा। छठा ओशन में कौन से ओशन है? पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन है, और जो 6th ओशन है वो पॉसिबली ये वाला ओशन जो है 6th ओशन होगा वर्ल्ड का। और ये ओशन कहां से ओपन हो रहा है? अफार ट्राइंगल से। तो अफार ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइजंक्शन है जहां पर 3 डाइवर्जिंग बाउंड्रीज आपस में टकरा रही है। दिस इज द अरेबियन प्लेट, यहां पर एक प्लेट है, इसको नुबियन प्लेट बोलते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड प्लेट इज द सोमालियन प्लेट, और ये तीनों प्लेट्स आपस में टकरा रही है। तो ये कहां पर है अफार ट्राइंगल? इरिट्रिया जिबूटी में ये अफार ट्राइंगल है, और इसमें जो है इरिट्रिया जिबूटी इथियोपिया में ये ट्राइंगल है। साथ ही लेक आसल बेसिकली एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेक आसल याद रखना है, अफ्रीका में हाईएस्ट पीक इज किलिमांजारो और लोएस्ट पॉइंट इज बेसिकली जिबूटी में एक लेक है, दैट इज द लेक आसल। ठीक है जी, लेक आसल। चलिए, अफार ट्राइंगल हमारा हो गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपका समिट से भी आ जाता है, तो यहीं पर अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस इंपॉर्टेंट समिट, दैट इज द 15th ब्रिक समिट। ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये एक ग्रुपिंग है, ग्लोबल ग्रुपिंग है, मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, जिनका मुख्य मुद्दा बेसिकली इस पूरे के पूरे ग्रुप में जितने भी कंट्रीज है इसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसको एक जो है डोमिनेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाना विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकली जो है इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज को ग्रो करना। अगर आप देखो 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, 23% के आसपास जीडीपी इन कंट्रीज से जाता है, और ये 5 देश बेसिकली 42% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15th ब्रिक समिट का जो ऑर्गेनाइज की गई, हेल्ड की गई, वो कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में एक कन्वेंशन सेंटर है, दैट इज सैंटोन कन्वेंशन सेंटर। याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सैंटोन कन्वेंशन सेंटर कहाँ है। तो 15th ब्रिक समिट 2023 में बेसिकली कहाँ कंडक्ट की गई? ये कंडक्ट की गई थी जोहान्सबर्ग, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, सैंटोन कन्वेंशन सेंटर में। और 15th ब्रिक समिट
में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सपेंशन किया गया है, कुछ न्यू मेंबर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है 5 से 11 कंट्रीज इसमें हो गई है, जिसमें नए कुछ मेंबर है, दैट इज इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, देन यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। तो याद रखना है ये मिडल ईस्ट की कंट्रियां हैं, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, साथ में अफ्रीका का इंपॉर्टेंट देश है इथियोपिया और अर्जेंटीना। इन देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 दीज 6 कंट्रीज हैव नाउ इंक्लूडेड इन दिस ब्रिक्स। नाउ ब्रिक्स में 5 देश ना होकर कितने हैं, टोटल 11 मेंबर है। अगर आप इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, 2001 में एक टर्म दी गई थी जिम ओनील के द्वारा, जब इन्होंने ब्रिक टर्म को कॉइन किया गया था, BRI, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन्होंने 4 इमर्जिंग जो इकोनॉमी है ग्लोबल स्केल पर, उनको डिनोट किया था BRIC से। बट 2001 में इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसका फॉर्मल फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जबकि जो 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, देन इट बिकम्स ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स बना। और अब जो 15th समिट है 2023 में, उसमें 6 और राष्ट्रों को, कंट्रीज को इसमें इंक्लूड कर दिया है। टोटल ब्रिक्स में जो लोग हैं वो कितने हो गए हैं, नाउ दीज आर जो कंट्रीज है वो 11 कंट्रीज हो गई है। और 16th ब्रिक समिट है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये काजान बेसिकली रशिया में टेरिटरी है, ये काजान एक लोकेशन है, वहाँ पर 16th ब्रिक समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। नाउ ये इंपॉर्टेंट ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है G20 समिट, है ना, G20 समिट। अब G20 एक ग्लोबल ग्रुप है बेसिकली, जिसमें 19 राष्ट्र है और एक जो है यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 देशों का ये समूह है, जिसका इंडिया भी पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, चाइना है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया। दीज आर द कंट्रीज जो मेंबर है किसकी, G20 की। याद रखना है 19 कंट्रीज एंड 1 इज द यूरोपियन यूनियन। तो G20 की जो समिट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, और इसकी समिट बेसिकली कहां पर हुई थी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, G20 का जो प्रेसिडेंटशिप थी, चेयरमैनशिप थी, वो इंडिया के पास थी। तो कब से कब तक थी, नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, इंडिया के पास थी। और इंडिया के बाद प्रेसिडेंसी किसके पास चले जाएगी, ऑब्वियसली जो कंट्री आने वाला जो G20 का नेक्स्ट समिट होगा, जो कंट्री उसको होस्ट करेगा, उस कंट्रीज के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप जाएगी। तो प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंटशिप है या फिर 19th जो समिट है वो कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, वो जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहां है, ब्राजील में। और इंडिया ने किससे प्रेसिडेंटशिप ली है, वो ली है इंडोनेशिया से। तो ये 3 राष्ट्र बेसिकली जिससे प्रेसिडेंटशिप ली गई, या फिर जिसके पास प्रेसिडेंटशिप है, या फिर जिसको फ्यूचर में प्रेसिडेंटशिप जाएगी, ये 3 कंट्री मिलकर बनाती है ट्रॉयका ऑफ G20। तो ट्रॉयका में कितने देश है, बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रेसिडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें इंडोनेशिया, इंडिया है और ब्राजील में है। तो 17th जो समिट हुई थी वो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंटशिप में, इंडोनेशिया में, 18th इंडिया में, और जो 19th होनी है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होनी है। और यहां पर अगर आप देखोगे, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जो इसका मेन मोटो था, जो थीम था, वो था 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और इसका जो एजेंडा है दैट वाज सजेस्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, वो था इंक्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड। जो हमारी एजेंडाज है, जो हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो जो है ग्लोबल गुड के लिए होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, एम्बिशियस होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो सिर्फ पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क उसका कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट निकलना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो G20 से रिलेटेड थे। और न्यू दिल्ली में बेसिकली G20 को रिसेंटली जो है 2023 में होस्ट किया गया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप, चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसकी बात करें तो G20 कंट्रीज 85% ग्लोबल GDP को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 75% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करते हैं, और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 ग्रुप की जो कंट्रीज है उनमें रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्रुपिंग है। ठीक है जी। नाउ
G7 समिट, नेक्स्ट वन इज द G7 समिट। G7 समिट की बात करें, इट इज द ग्रुप 7। ग्रुप 7 बेसिकली 7 जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनकी एक संस्था है, उनका एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जापान है, इटली है, यूएसए, कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, जर्मनी। इन 7 देशों का ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ग्रुप 7 भी बोलते हैं। इसका 49th समिट G7 जो है ग्रुप 7 वो हिरोशिमा जापान में हुआ था। हिरोशिमा जापान, आपको याद है जापान हिरोशिमा में बेसिकली रिसेंटली जो है 1945 में यूएस के द्वारा कुछ न्यू एटम बॉम्ब या फिर जो न्यू एटम बॉम्ब परमाणु विस्फोट किया गया था। हिरोशिमा वाज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, हिरोशिमा नागासाकी। तो G7 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का। इसमें 7 राष्ट्र हैं जिनको हमने डिस्कस कर दिया। 50th समिट इसकी जो होनी है वो बेसिकली इटली में प्रेजेंटली आजकल हो रही है। 2024 इटली में हमारे मोदी जी भी वहाँ गए हैं और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। सो दिस इज द ग्रुप 7। ग्रुप 7 में अगर रशिया को इंक्लूड कर दो देन इट बिकम्स G8 और बाकी ये वाले जो देश है ये फिर G20 बन जाते हैं। तो G20 में ये सभी देश G20 में भी है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आपने याद रखना है। हिरोशिमा बेसिकली है ना, कहाँ है हिरोशिमा? जापान में हिरोशिमा लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 23rd SCO मीटिंग जो है काउंसिल ऑफ हेड की, जो भी समिट लेवल के लीडर्स थे, इसको जो है इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। वॉज होस्टेड बाई इंडिया बट वर्चुअली, है ना, वर्चुअली इसको होस्ट किया गया। सो थीम था इसका सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रेजेंटली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, याद रखना है। तो SCO का 23rd लेटेस्ट समिट कहाँ पर होस्ट किया गया? इंडिया में, बट नॉट फिजिकली बट वर्चुअली फोकस इसको जो है किया गया। और इसका ये फुल फॉर्म ज़रूर आपने याद रखना है, दैट इज सिक्योर क्या था? इसका थीम था सिक्योर में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड लास्ट वन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। और इसका गठन 2001 में हो गया था। इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द शंघाई 5 ग्रुप। शंघाई 5 ग्रुप का निर्माण किया गया था 96 में। चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया और ताजिकिस्तान का एक ग्रुप था। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन कौन है? 2001 में SCO बनाया गया। और प्रेजेंटली अगर आप देखो तो इसके कुछ मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स में जो चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ये तीनों इस ग्रुप में बेसिकली द लेटेस्ट एडिशन है। लेटेस्ट एडिशन जो 2000 लेटेस्ट एडिशन बेसिकली दीज 3 कंट्रीज आर द लेटेस्ट एडिशन इन दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो एक SCO है इसमें लेटेस्ट एडिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ लास्ट इज द क्वाड, QUAD। ये 4 देशों का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 4 देशों का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? चाइना के आसपास का जो इंडो पैसिफिक है, चाइना जिसको साउथ चाइना सी बोलता है, ये जो ग्रुप है ये उसको क्या बोलता है? इंडो पैसिफिक। मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक का जो रीजन है इसको सिक्योर एंड सेव करना, है ना, यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस को रोकना, उसके लिए बेसिकली एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बना है, दैट इज द क्वाड समिट हिरोशिमा जापान में 2023 में हुई है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस फ्रेमवर्क में कौन कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA, ये 4 देश है। इनका शेयर कमिटमेंट है कि ये जो है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को इंश्योर करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का चाइनीज़ डोमिनेंस को ये नहीं होने देंगे इंडो पैसिफिक में, ताकि प्रॉपर जो है ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ का जो है परफेक्टली एक्सप्लॉइट हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। और 2024 में क्वाड समिट का जो शेड्यूल है जो होना है वो इंडिया में हुआ है कि 2024 में जो क्वाड समिट है ये बेसिकली इंडिया में होनी निर्धारित हुई है। तो ये जापान है बेसिकली, दिस इज द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन। वी हैव दिस इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आपने ध्यान रखना है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग क्वाड, जो चाइना की डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक में क्वेश्चन करने के लिए इन 4 देशों ने एक इंपॉर्टेंट जो है ग्रुपिंग बनाई है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA ने। ठीक है जी। सो
नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है कॉप, जिसका गठन कब किया गया था, 1994 में इसका गठन किया गया था कॉप का, और 1995 में इसका पहली मीटिंग बेसिकली जर्मनी में हुई थी, बर्लिन में। तो प्रेजेंटली कॉप 28 जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कॉप 28 या फिर जो कॉप समिट हुई थी वो दुबई यूएई में हुई है, और उसके बाद 94 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमें बचाना है। और प्रेजेंटली इसके 198 मेंबर्स है, और इसका जो थीम था दैट वाज 4 क्रॉस कटिंग। थीम क्या था, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंक्लूजन, फ्रंट लाइन कम्युनिटीज़ एंड फाइनेंस। ये बेसिकली इंक्लूजन था। इंक्लूजन क्यों है, क्यों ये बेसिकली थीम है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की बहुत ज़रूरत है, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। इंक्लूजन, जो डाउन ट्रोडन है, लेफ्ट ओवर है, उनको पहले इंक्लूड करना है, बिकॉज जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जो लोग वल्नरेबल लोकेशंस पर रह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाले हैं, उनको पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज़ द इंक्लूजन। फ्रंट लाइन कम्युनिटीज़, लास्ट इज़ द फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसे का प्रावधान करना। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पेरिस गोल में जो टारगेट रखा गया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, और अगर ऐसा पॉसिबल और कुछ और एफर्ट्स लेकर इसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू लिमिट द टेम्परेचर विद इन दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस तरह के एफर्ट्स तो लेने ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमें जो इसको 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। ये टारगेट पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में कॉप 21 में रखा गया था, उसको जो है यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की गई है। कॉप 29 को शेड्यूल किया गया है अज़रबैजान में। कॉप 29 बेसिकली बाकू अज़रबैजान में इसको जो है होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले का अगर आप कॉप देखो तो वी हैव कॉप 28, कॉप 27 अगर आप देखो तो ये इजिप्ट के शर्म अल शेख में, यहाँ पर जो है इजिप्ट के शर्म अल शेख में कॉप 27 हुआ था, और उससे पहले जो कॉप 26 हुआ था वो यूके के ग्लासगो में बेसिकली कॉप 26 हुआ था, और उससे पहले का जो इवेंट है वो इस प्रकार से। इंपॉर्टेंट कॉप इज दिस कॉप 3 दैट इज नॉन एज क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर आया। कॉप 21 पेरिस में आया, जिसमें जो है इन टारगेट्स को बेसिकली फिक्स किया गया, और एक टारगेट है ग्लासगो में जिस टारगेट को रखा गया कि अर्थ को हमने ग्लोबल जो है कार्बन न्यूट्रल बनाना है बाई 2050। सो टू अचीव द कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050, ये जो टारगेट है, इस टारगेट को हमने कौन से कॉप में फिट किया, कौन से कॉप में जो है इसको फिक्स किया है, इसको किया है हमने कॉप 26 ग्लासगो कॉप में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कहाँ हुआ, अगला कब होगा, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वाइटल्स है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए ये पूरी की पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।